So hello guys, my name is Alyan and I make videos for international students in Canada to help them navigate their life to Canada and help them through all the stuffs you need, all the information you need to come to Canada in 2024. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IRCC ने जो नई अनाउंसमेंट की है अभी दिसंबर 7 को, जिसमें उन्होंने 4 बातें की, तो हम उन 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा 20 आवर्स की जो आपकी लिमिट थी ऑफ कैंपस काम करने की, वो हटा दी गई है। दूसरी बात ये है कि आपका जो जीआईसी थी, वो 10,000 से बढ़ा के 20,600 कर दी गई है, उस पे भी बात करेंगे आज। तीसरी बात ये करेंगे कि वर्क परमिट एक्सटेंशंस लेना अब थोड़ा आसान हो गया क्योंकि उन्होंने एक्सटेंशंस देना शुरू कर दी, उस पे भी हम बात करेंगे। तो आज की लास्ट बात हम करेंगे एसडीएस और नॉन एसडीएस के बारे में कि आपको किस पाथवे से आना चाहिए। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो में बढ़ते हैं। तो दिसंबर 7 को यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने एक बात की थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, जो जिससे हम सब इफेक्ट होते हैं। मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मैं कनाडा में 2-3 साल से हूँ। तो मैं आया था 2020 में कोविड के टाइम पे, 2021 में आया था मैं कोविड के टाइम पे। उसके बाद से बहुत कुछ बदला है, मैंने सब देखा है, तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी ज़्यादा गाइडेंस दे सकता हूँ। तो आज पहली बात हम ये करेंगे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पहले 2021 में 2022 में जो कैप लगा हुआ था 20 आवर्स का, इन्होंने एक बढ़ा के उस कैप को ख़त्म किया था लास्ट ईयर, और इस साल दिसंबर 31 को वो कैप इन्होंने ख़त्म करना था। तो इस साल दिसंबर 31 को उन्होंने जो लिमिट थी उसको वापस से लगाना था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, जिससे सब लोग परेशान थे कि अब वो फ़ीस कैसे भरेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी फ़ीस निकालते हैं 40 घंटे या 50 घंटे वीक में काम करके। तो उन्होंने वो डिसीज़न वापस लिया, तो वो काफ़ी लोग खुश हुए इससे, क्योंकि पास कुछ महीनों में उस पे काफ़ी डिबेट हुई और काफ़ी लोगों ने उस पे वॉइस उठाई कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ये ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये लोग अच्छे नेचर के भी होते हैं और ये सारे काम करते हैं जो भी आप इनको बोलो। तो शॉन फ्रेज़र ने उस लिमिट को हटा दिया है अब। अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो दिसंबर में जब तक दिसंबर तक आ रहे हैं, उनको कोई भी वो नहीं है जिनका रिस्ट्रिक्शंस, आप खुल के काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई पे आपको तवज्जो देना चाहिए। पढ़ाई आप मेन काम आप पढ़ने आ रहे हैं तो वो पहले करें। दूसरी बात, और ये जो उन्होंने कैप हटाया है ये अप्रैल 2024 तक है, लेकिन मुझे फ्यूचर में ये लगता है कि इसको ये बढ़ा के 30 आवर्स कर देंगे परमानेंट सबके लिए। तो अप्रैल 2024 के बाद 30 आवर्स ये कर देंगे सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करें फ्यूचर की। आज की जो दूसरी खबर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि इन्होंने जो प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट थी वो $10,000 जो जीआईसी थी उसको बढ़ा के $20,600 कर दिए, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं से भी आ रहे हैं, तो 20,000 कैनेडियन डॉलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अगर आप एक अकाउंट में रख के उसको भूल जाएँ। इसका कोई आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये एक बस एक सम आपको हर महीने देते रहेंगे, जो एसडीएस स्कीम होती है इनकी। तो यहाँ कनाडा आने के 2 तरीके होते हैं, एसडीएस और नॉन एसडीएस। मैं आया था नॉन एसडीएस पे, मेरे सारे दोस्त एसडीएस पे आए थे। तो नॉन एसडीएस में ये कोई लिमिट नहीं होती, आपको कुछ रखवाना नहीं पड़ता $10,000 उसमें आपको बस, लेकिन उसका चांस बहुत कम होता है, तो 10% चांस होता है नॉन एसडीएस का। और मेरा भी अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मेरा हो गया था उन 10% में। तो मैंने कोई $10,000 जीएसटी नहीं भरी थी, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था और बैंक स्टेटमेंट्स उसमें दिखाने पड़ते हैं आपको। तो उसमें फिर आपका ज़्यादा अच्छा चांस होता है, वीज़ा अप्रूवल का 10% रेट होता है और आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है नॉन एसडीएस में, और आजकल तो मेरे ख्याल से नॉन एसडीएस दे भी नहीं रहे, सिवाय एसडीएस के। अब तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इतनी बढ़ा दी हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि अब खाली एसडीएस वालों बच्चों को ही दे रहे हैं और आपको $20,000 जमा कराने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, तो जो 10,000 का इन्होंने जीएसटी लगाया था, वो आज से 10 साल पहले लगाया था। तब मिनिमम वेज था कुछ $10, अब मिनिमम वेज बढ़ के आ गया $16 पे, 16.5 टू बी प्रिसाइज़। तो उस वजह से इन्होंने इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये जो प्रूफ ऑफ फंड रिक्वायरमेंट है 20,000 कर दिया है। इस वजह से मेरे ख़्याल से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब जो इंडिया, पाकिस्तान से बच्चे आते थे, वो थोड़े कम हो जाएँगे। क्योंकि $20,000 एक जगह रखवाना इज़ नॉट ईज़ी, उसके बाद आपको फ़ीस भी भरनी है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, तो सोच समझ के आइएगा, क्योंकि अब जो पीआर के भी इनके कट ऑफ्स है वो 561 पे जा रहा है।
पहले 400 पे पीआर देते थे, लेकिन अब पीआर भी इनकी मुश्किल हो रही है, तो उस पे भी आपको ज़रा देखना पड़ेगा। क्योंकि आईआरसीसी अब चाहती है कि खाली वो लोग आएँ जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों और खाली पढ़ने के लिए आएँ, क्योंकि यहाँ बच्चे जब आते हैं तो आपको पता है वो पढ़ाई कम और काम ज़्यादा करते हैं अपनी फीसें निकालने के लिए। और काफ़ी सारे जो वर्क परमिट वाले बंदे भी स्टडी परमिट पे आए थे, उनको मिलना आसान होता है, तो वो भी उन्होंने हटाने की कोशिश की कि जो वर्क परमिट जो काम करने आ रहे हैं, वो खाली काम ही कर रहे हैं, वो स्टडी में क्यों एनरोल कर रहे हैं। इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फूड बैंक से बैन कर दिया है, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स ब्रैग कर रहे थे कि फ्री का फूड है, फ्री का फूड है, तो उन्होंने वीडियोज़ देखी उनकी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन कर दिया। तो अब आप फूड बैंक्स पे भी नहीं जा सकते, इतनी इन्फ्लेशन में तो आप खुद ही सब करना पड़ेगा, तो इट्स गेटिंग टफर इन कनाडा। यहाँ पे इतना आसान नहीं जितना 10 साल पहले था पीआर लेना। अगर आपको सच में ही आना है तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप 2 साल का डिप्लोमा करें, बैचलर मत करें, बैचलर्स बहुत मुश्किल है यहाँ पे करना। अ, फीस निकालना 20,000 $30,000 डॉलर पर सेमेस्टर बहुत ज़्यादा होता है। आप डिप्लोमा करो 2 साल का, जिसकी 10,000 फीस होती है सेमेस्टर की, वो आप निकाल सकते हो आराम से। उसके बाद आप जो हो 1 साल कहीं काम करो, किसी भी रेस्टोरेंट में या सेल्स की जॉब, और आप पीआर के लिए क्वालीफाई कर जाते हो। आजकल तो अटलांटिक प्रोविंसेस में भी काफ़ी ज़्यादा पीआर दे रहे हैं, और एजेंसी के चक्कर में मत जाना। जैसे मैं खुद आया था कनाडा, तो मैंने खुद अपना सारा प्रोसेस किया था। इवन दो आइल्स से लेके आइल्स तो मुझे देना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर थे, तो मैंने आइल्स भी स्किप किया था। वो कुछ किसी और वीडियो में बताऊँगा कि आइल्स की रिक्वायरमेंट कैसे वेव ऑफ करते हैं, किस तरह से आपको बात करनी पड़ती है उनके लिए। तो आइल्स मैंने नहीं दिया। एजेंसी से दूर रहें, एजेंसीज़ ये स्कैम करते हैं कि 10-20 लाख रुपए लेके आपको भेज देंगे कनाडा किसी अननोन यूनिवर्सिटी में। तो मैंने सब अपना प्रोसेस खुद किया था। एसेज़ लिखना, यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करना, मेरे यूएस की, कनाडा की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया था। लेकिन मैंने कनाडा इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बेटर है, सिटीज़नशिप आराम से मिल जाती है, और मेरी स्टेम की डिग्री है। तो ये एक पॉइंट है वीडियो में कि आप बिज़नेस की डिग्री यहाँ करना छोड़ दो गाइज़, यहाँ पे उसका फ़ायदा कोई नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। हर पत्थर उठाओगे तो उसमें से 10 बिज़नेस मेजर्स निकल जाएँगे, आपको करनी है स्टेम की डिग्री, जिसकी कोई वैल्यू है। यहाँ पे स्टेम की डिग्री के 10 पॉइंट्स और मिलते हैं, इन केस यू डिडन्ट नो कि स्टेम की डिग्री आप करोगे बैचलर में, तो आपको पीआर के लिए 10 पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। तो यही मेरा आपका सजेशन यही रहेगा कि 2 साल का डिप्लोमा करें आप, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लें और पीआर के लिए अप्लाई करें आराम से। पीआर लेने के बाद आप 4 साल की या मास्टर्स की जो भी डिग्री करनी है उसके बाद कर लें, क्योंकि उसमें आपकी फ़ीस $20,000 से ले कम होके 1000-2000 पे हो जाती है, जो कि आप आराम से भर सकते। तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो आज की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, और जो आईआरसीसी की 4 अपडेट्स थी उनके बारे में, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आने वाली कुछ वीडियोज़ भी मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव बनाऊँगा, और मेरे जो फन व्लॉग्स हैं वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन कुछ सीरियस बात भी मैंने कहा कि आप लोगों से कर लें। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।